हेलो एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में हम अपने बीए फाइनल का जो भारत का भूगोल है उसमें हमारा टॉपिक है मृदा संसाधन, वो हमने शुरू किया था। और मृदा संसाधन में हमने भारत की मृदाओं को बांट लिया था। हमने भारत की मृदाओं के 6 भाग किए थे। पहले जो प्रकार है मृदा का वो हमने किया था पर्वतीय मृदा, दूसरा जलोढ़ मृदा, लाल मृदा, काली मृदा, लेटेराइट मृदा और मरुस्थलीय मृदा। इस प्रकार से हमने भारत की मृदाओं को 6 भागों में बांटा था और हमने इन सभी मृदाओं के जो विशेषताएं हैं उनको हमने देखा था और इनकी जो भारत में किन किन क्षेत्रों में ये मृदाएं पाई जाती है इनका वितरण भी हमने देख लिया था। अब इसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हैं और आज हम भारत की जो मृदा है उसमें मृदा अपर्दन और उसके नियंत्रित करने वाले कारकों के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, भारत की मृदा की सबसे बड़ी समस्या ये है कि उसका मृदा अपर्दन बहुत अधिक हो रहा है। ठीक है, मृदा अपर्दन भारत की जो मिट्टी है उसका सबसे अधिक मृदा अपर्दन जो हो रहा है वह जलीय मृदा से और पवन जो हवा के द्वारा अपर्दन हो रहा है इसका। तो हम देखते हैं कि जो मृदा का जो अपर्दन हो रहा है भारत की मृदा का जो मुख्यतः 3 प्रकार से हो रहा है। पहला तो है जलीय अपर्दन, जलीय अपर्दन, ठीक है। दूसरा है वायु द्वारा अपर्दन, वायु द्वारा अपर्दन और तीसरा है मानवीय अपर्दन, मानवीय अपर्दन। इस प्रकार से भारत की जो मृदा है उसका मृदा अपर्दन होने का ये 3 प्रमुख कारण है। पहला कारण तो अपना है कि जलीय अपर्दन, दूसरा कारण है वायु द्वारा अपर्दन और तीसरा कारण है मानव द्वारा अपर्दन। तो हम देखते हैं कि जो सबसे पहले हमारा जो जलीय अपर्दन है वो कैसे होता है। तो देखिए, जलीय अपर्दन में हम देखें तो जो भारत की जो बड़ी बड़ी नदियां हैं उन नदियों के द्वारा ये नदियां अपने साथ ये नदियां जब बहती है तो ये अपने साथ बहुत बड़ी मात्रा में मिट्टी की जो ऊपरी परत है वो बहाकर ले जाकर एक स्थान से ले जाकर दूसरे स्थान पर जमा कर देती है। इस प्रकार से जब नदियों के द्वारा मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहाकर ले जाई जाती है तो उसे हम जलीय अपर्दन कहते हैं। भारत में हम देखें तो भारत की जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, ठीक है। दक्षिण भारत में हम देखें तो गोदावरी है, कृष्णा, कावेरी, इन बड़ी बड़ी नदियों के द्वारा मिट्टी की जो ऊपरी परत है उस मिट्टी की ऊपरी और उपजाऊ परत को ये नदियाँ अपने साथ बहा कर ले जाती है और नीचे जो बच जाती है उसकी अनुपजाऊ जो भाग है मिट्टी का, अनुपजाऊ जो तत्व वो बच जाता है। इस प्रकार से ये मिट्टी का जो अपर्दन है जो नदियों के द्वारा सर्वाधिक किया जाता है। राजस्थान में भी हम देखें तो राजस्थान की जो चंबल नदी है उसके द्वारा मिट्टी का सर्वाधिक अपर्दन किया जाता है और मिट्टी का अपर्दन करने के बाद मिट्टी का जो कुछ अतत्व मतलब जो अनुपजाऊ जो भाग बचता है वह कृषि के लिए बहुत अनुपयुक्त होता है। इस प्रकार से सबसे हानिकारक ये जो मिट्टी का जो अपर्दन है वो कृषि पर बहुत अधिक प्रभाव इसका पड़ता है। और ये जो मिट्टी का जो अपर्दन है भारत में वो सर्वाधिक जलीय नदियों के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, फिर आगे जो अपर्दन किया जाता है भारत की मिट्टी का वो है वायु द्वारा अपर्दन। इसमें हम देखें तो अब जो पश्चिमी जो मरुस्थलीय है, थार का जो मरुस्थल है वहाँ पे उस स्थान पर सर्वाधिक वायु द्वारा अपर्दन मिट्टी का अपर्दन किया जाता है। देखिए, गर्मियों के दिनों में बहुत तेज़ आंधियाँ चलती है और ये आंधी अपने साथ बहुत बड़ी मात्रा में मिट्टी उड़ा कर ले जाती है और दूसरे स्थान पर ले जाकर जमा कर देती है। इस प्रकार से मिट्टी का अपर्दन भी वायु द्वारा किया जाता है और वायु द्वारा अपर्दन करने के कारण से ही ये जो राजस्थान का थार का जो मरुस्थल है उसका विस्तार और अधिक मात्रा में फैल रहा है या और अधिक मात्रा में फैल रहा है। पहले इसका विस्तार गंगानगर है, बाड़मेर है, जोधपुर, जैसलमेर और नागौर तक था। लेकिन गर्मियों के दिनों में तेज हवाएं चलती है और ये हवाएं अपने द्वारा मिट्टी को बड़ी मात्रा में उड़ा कर ले जाती है और ये आगे फैलाती रहती है। इस प्रकार से थार के मरुस्थल का विस्तार भी बढ़ता जा रहा है। तो ये हमारे लिए एक शुभ संकेत नहीं है। ठीक है, फिर आगे हम देखें जो मानवीय अपर्दन है तो मनुष्य के द्वारा मिट्टी का अपर्दन कई प्रकार से किया जाता है। जैसे देखिए, पशुचारण किया जाता है, मनुष्य के द्वारा अनियंत्रित जो पशुचारण किया जाता है इससे भी मिट्टी का अपर्दन हो रहा है। जैसे पशुओं के द्वारा जो छोटी छोटी घास होती है उस घास को नष्ट कर दिया जाता है। ठीक है, फिर आगे हम देखें तो मानव ने अपने स्वार्थ के लिए कई प्रकार के जो वन है उन वनों को मानव ने काटना शुरू कर दिया है, तो वनों के विनाश से भी मिट्टी का अपर्दन हो रहा है। ठीक है, फिर आगे हम देखें तो
फिर आगे हम देखते हैं तो जो वो फसलों की जो लगातार पुनरावृत्ति है उसके द्वारा भी मिट्टी का अपरदन होता जा रहा है। इस प्रकार से मानव के कारण से भी मिट्टी का अपरदन हो रहा है। और आगे हम देखें तो ये मिट्टी को जो अपरदन हो गया उस अपरदन को हमने कुछ उपाय भी किए इसको नियंत्रित करने के लिए। हम इन उपायों को देखते हैं कि क्या क्या उपाय मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए किए जा सकते हैं। तो देखिए, मिट्टी के अपरदन को नियंत्रित करने के जो कारक हैं उन कारकों को हम देखते हैं। मृदा अपरदन को नियंत्रित करने वाले कारक, नियंत्रित करने वाले कारक। देखिए, मृदा को अपरदन को नियंत्रित करने वाले कारकों में हम देखते हैं सबसे पहला जो कारक है वह है वृक्षारोपण। यह सबसे मुख्य कारक है मृदा के अपरदन को रोकने का, क्योंकि हमें जो वृक्ष है जो अपने वृक्षों की जो जड़ें हैं वो मिट्टी को जकड़े रहती है और उनको आसानी से संगठित रखती है और उसको हिलने नहीं देती है। और जब पानी का जो बहाव आता है या फिर हवा का जो बहाव होता है उस बहाव के द्वारा ये मिट्टी है जो उड़ नहीं पाती है या फिर पानी के साथ बह नहीं पाती है, क्योंकि मिट्टी की जो जड़ें हैं वृक्षों की जो जड़ें हैं वो मिट्टी को पकड़े रहती है। इस प्रकार से मिट्टी के अपरदन को रोकने का सबसे प्रमुख और सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण कारक है वो है वृक्षारोपण। इसीलिए हमें वृक्षारोपण करते रहना चाहिए, ठीक है। और हमें जो वृक्षों की जो कटाई है उस वृक्षों की कटाई भी हमें नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार से जो मुख्य कारण है वो है अपना सबसे पहला कारण है वो है कारक है जो वृक्षारोपण है, ठीक है। आगे हम देखते हैं समुच्च रेखीय कृषि। समुच्च रेखीय कृषि। अब देखिए, हमें ये जो मृदा का जो अपरदन हो रहा है उस मृदा को अपरदन को रोकने के लिए हमें समुच्च रेखीय कृषि की जानी चाहिए, जिससे भी मृदा का अपरदन हम रोक सकते हैं, ठीक है। पहाड़ी ढालों में जो पहाड़ी अब हमारे भारत के जो पूर्वोत्तर भारत है उस पूर्वोत्तर भारत में जो पहाड़ी ढाल है उन पहाड़ी ढालों में हम समुच्च रेखीय कृषि कर सकते हैं, जिसके कारण से भी मृदा का अपरदन रोका जा सकता है, ठीक है। आगे हम मृदा के अपरदन को रोकने का जो कारक है वो हम देखते हैं तो है वेदीकरण। देखिए, पहाड़ी ढालों पर मृदा के अपरदन को रोकने के लिए एक तीसरा जो हमारा कारक है वो है वेदीकरण। तो इसमें हम देखते हैं कि पहाड़ी ढालों पर हम सीढ़ीदार खेत बनाकर पहाड़ी ढालों के ऊपर सीढ़ीदार खेत बनाकर भी हम मृदा का अपरदन रोक सकते हैं। उसी तरह से इसको रोकने के लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं। कई जो भारत में कई पहाड़ी क्षेत्र हैं उनमें खेतों को सीढ़ीदार बनाया गया है और सीढ़ीदार बनाने से मृदा का जो अपरदन काफ़ी हद तक रुका भी है। इस प्रकार से ये प्रयास भी हमें करते रहना चाहिए मृदा के अपरदन को रोकने के लिए। फिर आगे हम देखें तो पट्टीदार कृषि। देखिए, हमारा मृदा अपरदन को रोकने का अगला कारक है पट्टीदार कृषि। इसमें क्या किया जाता है कि जो फसलें होती हैं, जो मुख्य फसलें होती हैं, उन फसलों को एक चौड़ी पट्टी के रूप में उगाया जाता है और चौड़ी पट्टी के रूप में उनको उगाया जाता है और उससे भी जब मृदा का जो आगे जो अपरदन है वो नहीं हो पाता है। जैसे वायु द्वारा जो अपरदन किया जाता है तो वो वहीं पे रुक जाता है, क्योंकि आगे में एक चौड़ी पट्टी आ गई फसलों की, तो उससे भी मृदा का अपरदन रोकने में यह भी पट्टीदार जो कृषि वो भी काफ़ी हद तक फायदेमंद हो रही है। इस प्रकार से पट्टीदार कृषि भी करके मृदा के अपरदन को रोका जा सकता है। फिर हमारा जो अगला कारण है वो स्थानांतरित कृषि पर नियंत्रण। स्थानांतरित कृषि पर नियंत्रण। देखिए, मृदा के अपरदन को रोकने का हमारा अगला जो कारक है वो है स्थानांतरित कृषि पर नियंत्रण। तो देखिए, जो कृषि के जो सभी प्रकार हैं उनमें एक प्रकार है स्थानांतरित कृषि, और स्थानांतरित कृषि जो की जाती है वह आदिवासी लोगों के द्वारा की जाती है। और आदिवासी के द्वारा क्या किया जाता है कि जो बड़े बड़े जंगल हैं उन जंगलों को काटा जाता है, उनको साफ किया जाता है, फिर वहाँ पर कृषि की जाती है और 2-3 साल कृषि करने के बाद वो जो जंगल अनुपजाऊ हो जाते हैं, वह भूमि जब अनुपजाऊ हो जाती है तो उनको छोड़ दिया जाता है और वो फिर आगे बढ़ते हैं और
आगे भी अन्य ऐसे बड़े जंगलों को वो काटते हैं और वहाँ पे साफ करते हैं और कृषि करते हैं। इस प्रकार से ये हमारी जो कृषि है उसको कहते हैं हम स्थानांतरित कृषि, और इस कृषि के द्वारा बहुत अधिक मात्रा में भूमि का नुकसान होता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि ये जो स्थानांतरित कृषि है उस पर सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, जिससे कि मृदा का अपरदन हो सके, क्योंकि इसके द्वारा ही मृदा का जो बहुत अधिक नुकसान होता है और मृदा का अपरदन भी हो जाता है इसके कारण से, क्योंकि जंगलों का विनाश होता है। और जंगल तो हमें जो वन है वो तो मृदा के अपरदन को रोकने में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। और इनके ये जो कृषि है स्थानांतरित कृषि, इसके द्वारा तो वनों का विनाश हो रहा है, इसलिए वनों का विनाश हो रहा है तो इसलिए सीधी सी बात है कि मृदा का भी अपरदन हो रहा है। तो इसलिए हमें सरकार के द्वारा ये प्रयास भी किए जाने चाहिए, फिर कानून बनाना चाहिए और स्थानांतरित कृषि को पूर्णतः इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। इससे ही हम मिट्टी का जो अपरदन है, मिट्टी का जो कटाव है वो नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, फिर हमारा अगला जो कारण है वो है पशुचारण पर नियंत्रण। पशुचारण पर नियंत्रण। तो देखिए हमारे जो मृदा के अपरदन को रोकने का जो सबसे लास्ट जो कारक है वह है पशुचारण पर नियंत्रण। देखिए पशुओं के द्वारा भी जो छोटे छोटे जो घास है, घास के जो बड़े बड़े मैदान हैं उनको भी नष्ट कर दिया जाता है, क्योंकि अनियंत्रित रूप से हम पशुचारण करवाते हैं तो वह हमें बहुत नुकसान होता है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि कुछ निश्चित एरिया रखनी चाहिए, उस निश्चित एरिया में ही पशुचारण करवाया जा सके और इनका अनियंत्रित रूप से पशुचारण पर प्रतिबंध लगाया जा सके। उससे भी हमें क्या फ़ायदा होगा कि हम मृदा का जो अपरदन है उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। इस प्रकार से जो पशु है उन पशुओं के द्वारा जो अनियंत्रित पशुचारण किया जाता है उस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, जिससे भी मृदा के अपरदन को रोका जा सके। इस प्रकार से ये हमारे 6 महत्वपूर्ण कारक है मृदा के अपरदन को रोकने के लिए, जिनमें से हमारे वृक्षारोपण है, समूचे रेखीय कृषि है, वेदीकरण है, पट्टीदार कृषि है, स्थानांतरित कृषि पर प्रतिबंध है, समुच्चय रेखीय कृषि है। इस प्रकार से इन सभी सभी कारकों को अपनाकर मृदा का जो अपरदन हो रहा है उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो ये हमें प्रयास भी करनी चाहिए मृदा के अपरदन को रोकने के लिए, क्योंकि मृदा ही हमारे जो मानव है उसके मानव के आर्थिक व्यवस्था का जो मुख्य आधार है वो मृदा ही है, क्योंकि फसलों का जो उत्पादन है वो मृदा में ही किया जाता है। इस प्रकार से हमारे भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको सुदृढ़ बनाने के लिए हमें सबसे महत्वपूर्ण काम ये करना चाहिए कि हमें वृक्षारोपण अधिक से अधिक करने चाहिए और मृदा के अपरदन को रोकने के अनेक प्रयास भी हमारे द्वारा किए जाने चाहिए। इस प्रकार से हम आज हमारा ये टॉपिक था मृदा अपरदन, उसको नियंत्रित करने वाले जो कारक थे वो आज हमने देख लिए हैं और हमारा जो मिट्टी का जो चैप्टर है आज यहीं खत्म हो रहा है और अगले वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेके आ रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।